कुलदीप तोमर साहब के साथ ये दोस्ती रही और या फिर गद्दारी में बदल गई। संजीव जी, उन्होंने ऊर्जा मंत्री की पीठ थपथपाई, तो क्या ये जो नाटी थी उनकी पीठ थपथपाने के ऊपर थी क्या? संजीव जी, क्या डर गए आप उस भीड़ को देखकर? तो बात बनने वाली है नहीं ना, उसको हम डाइजेस्ट कैसे करें, इसको हजम कैसे करें? छोटा भाई कुर्सी मांग रहा है। कुर्सी मैं गिरी पार का रिएक्शन जो छोटा भाई है, रिएक्शन की रहेगा क्या? संजीव जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। ये तो मनीष तोमर का गणित है ना, ये तो मनीष तोमर का गणित है। बीजेपी के साथ चल के और बीजेपी की खिलाफत करके वो स्वयंभू गिरिपार पुत्र है। हाल ही में उन्हें नाटी किंग कहा गया। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और मेरे साथ आज फिर एक खास चेहरा। तोमर साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले गिरिपार पुत्र और अब नाटी किंग, मेरे इन शब्दों से सहमत है क्या? संजीव जी, जैसे जैसे हमारा कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, एक हौसला बढ़ता जा रहा है, लोगों का साथ मिलता जा रहा है, तो कभी कभी जब मन खुश हो उठता है तो नाचने का भी मन करता है। इसलिए लोगों के बीच जाते हैं, नाटी लगाते हैं। अब उसको आप नाटी किंग कहिए या उसमें हमारी जो संस्कृति है वो कह लीजिए। नहीं, देखिए, ऊर्जा मंत्री साहब की पीठ जो है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, बीजेपी की भाषा में देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़ा जो चेहरा है, सुप्रीमो भी आप कह सकते हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री की पीठ थपथपाई, तो क्या ये जो नाटी थी उनकी पीठ थपथपाने के ऊपर थी क्या? संजीव जी, जब भी कोई बड़ा नेता आता है और मंच पर जब वो बोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप समझदार हैं कि वो कभी किसी को भी, कोई भी नेता कभी कोई गाली नहीं देता। वो पीठ ही थपथपाते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। होना क्या है, किस प्रकार से आगे चीज़ें बदलनी है, किस प्रकार से अगली व्यवस्था होनी है, ये समय के गर्भ में है और ये समय बताएगा कि किसकी पीठ थपथपाई गई और किसको थपकी मार के जाने का इशारा किया गया, ये आने वाला समय बताएगा। ये नाराज हो रहे हैं क्या आप? मतलब ये तो कि ऐसा तो नहीं है, मतलब मनीष जी, कि मीठा गप गप और कड़वा थू थू, मतलब बातें चुभी है क्या आपको? संजीव जी, मैं एक बात बताऊंगा, ये जो बात आप मुझे कह रहे हैं ये बात दोनों तरफ लागू होती है। नड्डा जी का पूरा भाषण, एक एक शब्द मैंने सुना है। उन्होंने एक बात और भी कही, अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर लो, अपने हिसाब से इसकी परिभाषित कर लो। नड्डा जी ने एक बात साफ कही कि 1998 में जब बदलाव किया था तो मैं ही था, मैंने ही बदलाव किया था। आज मैं फिर आया हूँ, आज फिर बदलाव करने आए हो। तो इशारा, उन्होंने कहा इशारा समझो, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, इशारा समझो। आप वीडियो को चाहे कट पेस्ट करके कैसे ही पेश कर लो। मैं आज वीडियो देख रहा था, उसी वीडियो को मैं दोबारा देख रहा था, तो वो उसमें से आधे शब्द और आधे जो बीच में उनके वाक्य वो तो गायब ही है। तो नेताओं की भाषा आप बोल रहे हैं, ये कट पेस्ट है ना, ये तो नेताओं की भाषा है। टेम्परिंग होना, कट पेस्ट होना, बड़ा सीधा सा सवाल है। क्या उस उत्सव में या जनसभा में, क्या उस भीड़ को देखकर स्वयंभू गिरिपार पुत्र, शायद हो सकता है कि इन शब्दों से आप विचलित हो सकते हैं, क्या डर गए आप उस भीड़ को देखकर? संजीव जी, डरने और डराने की कोई बात ही नहीं है। जब पूरा प्रशासनिक अमला
पूरी सरकार उस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए लगी हुई थी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि वो किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था, वो सरकारी कार्यक्रम था और उसमें पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ था। वहाँ पर जो भीड़ थी हमें वो भी मालूम है, वो भीड़ कैसे आई, कहाँ से वो भीड़ आई। प्रत्येक जितने भी पोंटा ब्लॉक के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको क्या बहाना करके बुलाया गया। पोंटा में मीटिंग रखी गई है सेल्फ हेल्प ग्रुपों की, आपको इसमें आना है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे और हेल्थ वर्कर है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है। इस प्रकार के सबको डिपार्टमेंट से बुलावा भेजा गया। और इस बात का प्रूफ मैं देता हूँ, मैं खुद गवाह हूँ। 2 बसें मेरे गांव में आई थी, जब वहाँ से कोई हमारी महिलाएं नहीं आई तो वहाँ से फ़ोन आया आगे, और मेरे को एक अधिकारी का फ़ोन आता है कि आप अपने गांव से महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं। तो साफ जाहिर था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं लगा था इसमें प्रशासनिक सरकारी अमला लगा हुआ था। लोगों को बुलाया गया कि सरकारी मीटिंग है, सरकारी काम है। ठीक है, मैं कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी या व्यक्ति विशेष किसी पार्टी ने रैली करनी है, अब समय अब कर ले, पता लग जाएगा कितने आदमी रैली में आते हैं और कितने आदमी पहुंचते हैं। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है। और फिर मैं, संजीव जी आप समझदार हैं, 20-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, भीड़ जुब्बल कोटखाई में भी जुटाई गई थी, वहाँ भी बड़े बड़े नेता आए थे, अनुराग ठाकुर जी आए थे, बहुत भीड़ थी। और हमारे माननीय मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी ऊर्जा मंत्री है, इनके कंधों पर ही जिताने का जिम्मा था। लेकिन हुआ क्या, जमानत जब्त हुई। लोगों ने जब मन बदलाव का बना लिया है और बदलाव होकर रहेगा, झूठ की राजनीति अब नहीं चलेगी, भ्रम की राजनीति कब तक करोगे, अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। इसलिए ये आयुवाश है। और ये जो अब तक चलता आ रहा है पोंटा में, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, संजीव समझे आप, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, क्योंकि दूसरी तरफ बड़ी गुटबाजियां हैं, बड़ी लड़ाई है पोंटा में, इसलिए फ्री में सीट मिल रही है। इसलिए मैं बार बार फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन अब नहीं चलेगा। अब लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और लोग तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं, और उस विकल्प के रूप में हम लोगों के सामने जा रहे हैं। नहीं साहब, ये जो भाषा शैली है ये बीजेपी की है क्या, और या फिर मनीष तोमर बीजेपी से बाहर है? संजीव जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये किसी की पार्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मंडल को कोई अधिकार नहीं है मुझे निकालने का। अगर मुझे प्रदेश की अनुशासन समिति और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई नोटिस मिलता है, कोई जो क्या नाम निकालने का कोई खत मिलता है, उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ एक्शन लिया है। नहीं, ये तो एक जिद्दी बच्चे वाला खेल हो गया ना कि भैया नहीं, तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप ये एक्शन करेंगे तो मैं ये रिएक्शन दूंगा। पोंटा बीजेपी आपको पूछ नहीं रही है और मंच पर आप दिखे नहीं, है ना, तो इंतजार किस बात का। दूसरा, मैं मुद्दे पे आता हूँ। जब जेपी नड्डा साहब आए तो पहली पंक्ति में आप हमें नज़र आते हैं, आप उन्हें रोकते हैं और वो रुक भी जाते हैं। इसको मैं बहुत बड़ी बात नहीं मानता। उन्हें रोकने वालों में से तो मैं भी था, उन्हें रोकने वालों में से कुछ और लोग भी थे। रोकने वाले मुद्दे पे आता हूं, क्या बात हुई? संजीव जी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और नड्डा जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका ये पहला दौरा
पोंटा साहिब का था। और चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं था, और जब तक मुझे प्रदेश के की तरफ से कोई पत्र नहीं मिल जाता मैं तब तक हूं। इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अपने नेता का स्वागत करूं। मैंने स्वागत किया और बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और अपने दम पे स्वागत किया, अपने दम पे लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को मैसेज दिया, लोगों को सूचनाएं दी। मेरे साथ मदन शर्मा जी थे, मेरे साथ रोशन शास्त्री जी थे, सुधीर गुप्ता जी थे, रामलाल शर्मा जी थे, और कई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे अच्छे, अशोक चौधरी जी थे, बड़े बड़े कार्यकर्ता वहाँ पर थे, अक्षर जी थे गिरिपार से। इसलिए हमने रोका, वो रुके, हमारी बात उन्होंने सुनी। और जहाँ तक आप मंच की बात कर रहे हैं, तो मंच पर इसलिए नहीं आए, मंच पर आने का जो आपका सवाल है, क्योंकि मंडल कहता है कि भाई हमने प्रस्ताव पारित कर रखा है, क्योंकि मंडल यहां पर्टिकुलर हाथ में है। मंडल एक प्राइवेट कंपनी यहां बन गई है, इसलिए हमने उस प्राइवेट कंपनी में अपने आप को जाना ठीक नहीं समझा। और इनके पास पूरा प्रशासनिक अमला था, इनके पास पैसा है। और बाद में एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब इस स्तर पर इतना खर्चा यहां पर हुआ, सरकारी बसों का इस्तेमाल यहां पर किया गया, वैसे तो रोज रोना रोया जाता है कि घाटे में है निगम, घाटे में निगम, घाटे में। उस दिन सारी बसों को यहां पर लगाया गया। अगर ये नेता की किसी यहाँ के स्थानीय नेता की रैली थी या उसको वो दिखाना चाह रहे थे, अपनी शक्ति प्रदर्शन करने चाह रहे थे, तो अपने दम पे करे, अपने खर्चे से करे। और जब यहाँ पर कोई सरकार कार्यक्रम होते हैं, मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अपने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आपको संजीव जी शायद पता होगा या नहीं पता होगा, इतना बड़ा इवेंट यहाँ पे हुआ, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, क्या मेरे कोई किसी युवा को, पोटा के युवा को रोजगार मिल जाता तो बुरी बात थी। सारा रोजगार आपने पंजाब वालों को दिया। इतना बड़ा साउंड सर्विस यहाँ पे लगा पंजाब का, इतना बड़ा टेंट यहाँ पे लगा पंजाब का, इतना सारा जो दूसरी चीजें, खाने पीने की चीजें, वो सारी पंजाब के। क्या अगर ये सारे रोजगार हमारे अपने किसी स्थानीय युवाओं को मिल जाते तो क्या बुरी बात थी। इसलिए इन्होंने सिर्फ एक दिखावा किया है, आई वॉश किया है। और एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि अगर ये अमृत महोत्सव राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है, क्या किसी के कार्यकर्ता के हाथ में आपने राष्ट्रीय झंडा देखा? आपने उस दिन, आप भी वहीं पर थे। इसलिए वहां पर पार्टी विशेष के झंडे लगाए गए, अपने आप को साबित करने के लिए वहां पर झंडे लगाए गए। वहां पर सभी पार्टी के लोग थे, लोग राष्ट्रीय पर्व अमृत महोत्सव के नाम पर इकट्ठे हुए थे। इसलिए अब लोगों को, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अब लोगों को ठगा नहीं जाएगा। ये बीजेपी का प्यार और प्रेम ये आपका है किस तरह का? निशाने पर भी आपकी बीजेपी है, साथ भी आप बीजेपी को लेकर चलना चाहते हैं। देखिए तोमर साहब, एक लंबी लाइन तो आपको खींचनी पड़ेगी ना, बीजेपी के साथ चल के अब बीजेपी की खिलाफत करके लड़ाई है किसके साथ आपकी? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं निष्ठावान और सच्चा सिपाही हूं। माननीय जयराम ठाकुर जी का और माननीय मोदी जी के जिस प्रकार से कार्य इन्होंने जनहित के कार्य किए हैं, उसकी मैं आज भी सराहना करता हूं। लेकिन स्थानीय मंडल, जैसा कि मैं कह चुका हूं, स्थानीय मंडल एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है। जो उस प्राइवेट कंपनी में उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को ही उसमें जगह है।
इसलिए मेरा विरोध सीधा पोंटा मंडल से है और पोंटा मंडल के जो तथाकथित उसको चलाने वाले और जिन नेताओं के इशारे पर चल रहा है, मेरा विरोध उनसे है। बीजेपी में आपकी वापसी होगी क्या? बीजेपी में वापसी होगी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी में वापसी होगी। हमें टिकट चाहिए, हमने टिकट की मांग की है, भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं बदला गया तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी की पोंटा से नहीं निकलेगी। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में ना गिने। ये तो मनीष तोमर का गणित है ना, ये तो मनीष तोमर का गणित है। शर्मा जी, गणित आप भी देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, सब समझ रहे हैं। हमने गिरिपार से ये काम शुरू किया था, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार, उससे ज़्यादा भरोसा, उससे ज़्यादा विश्वास गिरिपार के बजाय हमें पोंटा क्षेत्र में मिल रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, और सच्चाई ये है, जब भी मैं बाज़ार में किसी वार्ड में जाता हूँ तो खुद ब खुद लोग रोक कर कहते हैं कि भाई चुनाव ज़रूर लड़ना, आप चुनाव ज़रूर लड़ना, हम आपके साथ हैं और हम इस बार पोंटा में बदलाव करना चाहते हैं। मनीष तोमर अकेला पड़ गया, मनीष तोमर का साथ अपनों ने छोड़ दिया। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, ज़्यादा लाग लपेट नहीं करूँगा। बलदेव तोमर साहब के साथ ये दोस्ती रही और या फिर गद्दारी में बदल गई? संजू जी, मैंने पहले भी कहा कि उनका मुझे दुख बहुत है। उनके साथ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे नज़दीकी रिश्ते हैं, मित्रता है और अच्छे संबंध भी थे। लेकिन जिस दिन से ये प्रकरण हुआ उस दिन से उन्होंने बिल्कुल हाथ खींच लिया और ये मलाल है और ये मलाल मेरा उनके प्रति रहेगा। मैं आप साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं बलदेव तोमर जी को भी कह देना चाहता हूँ कि ठीक है, पार्टी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से किसी को बीच मझधार में छोड़ देना ठीक है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे थे, हमें तथाकथित तौर पे बाहर कर दिया था मंडल से, आप कम से कम बीच बचाव करते, आप कम से कम बात तो करते कि भाई ऐसे आप किस प्रकार किसी के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी दोनों जगह पकड़ थी, आपके ऊपर भी पकड़ थी, आपकी स्थानीय नेता से भी पकड़ थी, आप बात करते। इस बात का मुझे बहुत मलाल है और मैं नहीं कह सकता कब तक ये मलाल रहे, राजनीति है। मनीष तोमर की जो नज़रें है, जो पोंटा के छोटे छोटे संगठन हैं और वो कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी थोड़ी बहुत भागीदारी दर्ज करवाते हैं। क्या आपके टारगेट में, मैं जानता हूँ व्यूअर्स के लिए सवाल कर रहा हूँ, क्या आपके टारगेट में वो तमाम छोटे छोटे संगठन है जो यहाँ की राजनीति में कहीं ना कहीं अपना असर और अपनी छाप छोड़ते हैं? हमारा मुकाबला संजीव जी बहुत बड़े लोगों से है। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड तो कोई है नहीं, और जैसा आपने इंडस्ट्री में भी सुना होगा, आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा कि जब नए नए लड़के आते हैं तो उनको वहाँ सफल नहीं होने दिया जाता, उनको रोका जाता है। वैसा ही यहाँ राजनीति में भी मैंने देखा, जो यहाँ स्थापित है उनका ही आपस में चलता रहता है सिस्टम, और वो चाहते हैं कि भाई नया आदमी कोई आए ना। ये बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सरकारों में बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं। मैं गरीब फैमिली से आता हूँ और ना ही हमारे पास इतना कोई धन की व्यवस्था है कि हम ऐसी राजनीति कर सकें, खरीद फरोख्त वाली राजनीति कर सकें, और ना हमने अगर हमारे पास पैसा भी होगा भी तब भी हमने ऐसी राजनीति नहीं करनी है। इसलिए मुझे आम लोगों के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो छोटे संगठन है चाहे बड़ा संगठन है। मैं तो सबके सामने सबके पास जाके हाथ जोड़ रहा हूँ
कि इस बार आप गिरिपार पुत्र को मौका दीजिए, हम सबका मान और सबका सम्मान साथ लेकर चलेंगे। मैं मनीष तोमर को वोट क्यों दूं? संजीव जी, हमारा एजेंडा साफ है, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, गिरिपार के क्षेत्र में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, गिरिपार के क्षेत्र में हॉस्पिटल तो है लेकिन खंडर, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर नर्सिस नहीं है। गिरिपार के क्षेत्र में सड़कें तो बनी हुई हैं लेकिन उसमें खड्डे बहुत बने हुए हैं, वो सड़क कम खड्डे ज़्यादा लगती है। गिरिपार में स्कूल तो है लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं है। इन सभी समस्याओं को, ये समस्याएं कब दूर होंगी? जब गिरिपार को मौका मिलेगा। उस असली आदमी को जो उन व्यवस्थाओं से गुजर चुका है, इसलिए उस आदमी को पता है उस चीज का कि कहां से क्या होना है। इसी प्रकार पोंटा में भी इतना बड़ा हॉस्पिटल यहां पर बना हुआ है और 3-4 स्टेटों को ये जोड़ता है, कम से कम 4-5 विधानसभाओं को ये जोड़ता है। 4-5 विधानसभाओं का ये केंद्र बिंदु है, 3 स्टेटों का 4 स्टेटों का केंद्र बिंदु है। एक्सीडेंट यहाँ बहुत होते हैं, आज तक यहाँ पर ट्रामा सेंटर नहीं खुल पाया। क्या कारण है? पिछले 15-20 साल से यहाँ पर जो नेता प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्या उनके दिमाग में एक बार भी बात नहीं आई कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर खुलना चाहिए? रेडियोलॉजिस्ट या दूसरी चीजें जब यहाँ पर 10-10 बार भूख हड़ताल की गई, धरना प्रदर्शन दिया गया, तब जाके एक सुविधा, एक रेडियोलॉजिस्ट क्यों नियुक्ति हुई है? ये तो बात बनती नहीं ना। देखिए, जो आप समस्याओं की आप बात करते हैं, उसी सिस्टम का आप हिस्सा रहे हैं। सीएम आपका, मंत्री जी आपके, पूरा प्रशासनिक अमला आपका, तो ये तो बात बनने वाली है नहीं ना। उसको हम डाइजेस्ट कैसे करें, इसको हजम कैसे करें? क्योंकि नुमाइंदगी तो आप भी कर रहे थे। संजीव जी, हम नुमाइंदगी कर रहे थे जिस नेता को हमने पिछले 15 साल से जिताया है। नुमाइंदगी तो वो कर रहे थे, हम तो उनके साथ पीछे से खड़े थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये माननीय जयराम ठाकुर जी ने, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं है जहां पर विकास नहीं हुआ है। बहुत शानदार विकास हिमाचल प्रदेश में इनके कार्यकाल में हुआ है। मैं अभी कह रहा हूं, आपका शिलाई देखो, आप नान देखो। पोंटा में ही विकास क्यों नहीं हो पाया, इस बात को देखना है। ये करवाने में नाकाम रहे, ये करवाने में सफल नहीं हो पाए, ये अपनी बात वहां रख नहीं पाए, या अपना नेताओं सीएम के साहब के पास को अपना विश्वास नहीं जता पाए। क्या कारण रहा हमें मालूम नहीं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों है, जस की तस मुंह बाएं खड़ी है। अगर ऊर्जा मंत्री साहब सुखराम चौधरी जी अगर मनीष को कहते हैं कि चलो मनीष साथ चलते हैं, विकास की एक नई परिभाषा गढ़ते हैं, है ना, तो मैं चौधरी साहब के छोटे भाई से बात कर रहा हूँ। आप अपने पोंटा को तो आपने बड़ा भाई कहा है ना जी, तो आप हो गए छोटे भाई। तो बड़ा भाई छोटे भाई से कह रहा है कि चलो यार साथ चलते हैं। मनीष का रिएक्शन, गिरिपार का रिएक्शन, जो छोटा भाई है, रिएक्शन की रहेगा क्या? संजीव जी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, बड़े भाई को पूरा मान सम्मान दिया गया, पूरी उनकी जो हक बनता था वो दिया गया, 25 साल का समय दिया गया। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। अब छोटा भाई भी अगर हक मांग रहा है तो एक बार उसको भी मौका देना चाहिए, उसको भी, उसका भी हक है। छोटा भाई कुर्सी मांग रहा है। कुर्सी, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा संजीव जी, जब छोटा भाई बड़ा भाई है तो कुर्सी की बात कहां से आ गई? बड़े भाई को हक मिला, वही हक आप छोटे भाई को दीजिए। कुर्सी का तो मुद्दा ही नहीं है।
लड़ाई कुर्सी की है क्या ये? लड़ाई कुर्सी की नहीं है संजीव जी, मैं आपको कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जिस तरह बड़े भाई को जो चीजें बड़े भाई को मान सम्मान में दी गई, अगर छोटे भाई ने मांग ली है तो दे दिया जाना चाहिए हक उसका। गिरिपार पोंटा का ताज है और गिरिपार हमेशा पोंटा जो बड़ा भाई जिसको मैं कहता हूं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है। लेकिन अगर कभी छोटे भाई ने कभी एक 50 और 30-40 साल के बाद अगर हक मांग लिया तो मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, बड़े भाई को भी समझ। लड़ाई किसके साथ है आपकी? यहाँ मतलब किरनेश जंग साहब है, पूर्व विधायक, यहाँ हिमाचल का एक बड़ा चेहरा है ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी साहब, और तमाम और लोग हैं। मैं आपके मतलब जो माइंड सेटअप है आपका अभी तक का, उसको नज़दीक से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, आंखों में आंखें डाल के। तो तोमर साहब, आपका प्रतिद्वंदी कौन है, और जिसे आप कह रहे हैं कि भैया हाँ मेरी कांटे की टक्कर है और ये फाइट जो है नेक टू नेक रहेगी? राजनीति की भाषा की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन सामाजिक भाषा की बात करता हूं। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही मेरा किसी से टकराव है, और ना ही मैं इनमें जिन जो भी आपने नाम लिए, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं, बहुत बड़े नाम हैं। मैं एक छोटा सा आदमी, मेरी हैसियत नहीं इनके बराबर की, लेकिन जन सेवा करना चाहता हूँ, जन सेवा करना चाहता हूँ। मैं किसी को हराना नहीं चाहता, मैं जन सेवा करना चाहता हूँ। मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि मुझे मौका दिया जाए, मुझे मौका दिया जाए। हम भी लोगों के दुख दर्द में पोंटा की सेवा के लिए अपने आप को पेश करना चाहते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई नहीं है, ना ही कोई जीत हार का मुद्दा है। और राजनीतिक भाषा में बात कहूं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। यहां पर व्यक्तिगत जो नाम सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम उन सब में मैं सबसे लोगों के साथ संबंध बनाने में, लोगों के साथ अपना तालमेल बनाने में कामयाब हो रहा हूं, और मुझे सफलता मिलेगी। और हम यहाँ से आने वाला 2022 का जो ये विधानसभा का चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे भी और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे भी। बीजेपी की कॉल आई थी क्या आपको? बातचीत चली हुई है, हम भी बातचीत कर रहे हैं, उधर से भी बातचीत होती है, संवाद पूरा है। वापसी आ रहे हैं आप? संजीव जी, वापसी का मैं आपको कह चुका हूं, मैं क्लियर आपको कह चुका हूं कि हमें भारतीय जनता पार्टी से अपने मांग रखी है, हमें टिकट चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, और नहीं मौका देगी हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और उम्मीद यही कि जो आपने कहा आप उन शब्दों पे खरे सही तरीके से उतरेंगे। तो मनीष तोमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गिरिपार पुत्र, स्वयंभू गिरिपार पुत्र अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया। अब इन सवालों के जवाब को आप अपने हाथ में तराजू लेकर तोल सकते हैं, इसके कई मायने निकालिए, और जो भी निकलेगा खुद तक रखिए, औरों तक भी पहुंचाइए। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पोंटा साहिब, स्टिंगबाज।